यस प्लीज। सो इन द प्रीवियस सेशन रिसेंटली हम लोगों ने सर अपना गवर्नमेंट बजट टॉपिक क्या किया, कंप्लीट किया। एंड इन टुडेज लेक्चर हम लोग बेसिकली सर अपना जो कंटेंट कवर अप करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट फॉरेक्स के रिगार्डिंग। क्लियर। बट सर फॉरेक्स टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले 10 मिनट्स की जस्ट एक ब्रीफिंग नॉर्मली गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बजट में हम लोगों ने सर सबसे पहले तो मीनिंग में क्या रीड आउट किया कि गवर्नमेंट बजट अपने आप में एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्लियर। जो गवर्नमेंट की ओर से क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जिसमें गवर्नमेंट अपने आने वाले साल के अंदर कहां कहां से रेवेन्यू जनरेट करेगी एंड कहां कहां वो एक्सपेंडिचर करने वाली है, जिसके बारे में वो डिस्क्लोजर पहले ही 1 फेब को इंडिया में, फिर 1 फेब्रवरी को गवर्नमेंट अपना एंटीसिपेटेड बजट, पहली बात तो सर ये जस्ट एंड जस्ट एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका अंदाजा है कि आने वाला साल हमारे लिए बजट डेफिसिट में होगा, सरप्लस में होगा या बैलेंस्ड में होगा। मतलब सर बजट के हमारे पास दो ही कंपोनेंट्स थे, वन इज रिसीट्स एंड सेकंड इज एक्सपेंडिचर। एंड हम दोनों के बारे में ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। फिर अब जैसे लेटेस्ट, जैसे मैं आज की अगर मीटिंग की नॉर्मली बात करूं, हमारी एक मीटिंग थी क्रिप्टो के ऊपर। क्लियर। तो आने वाली जो कमिंग बजट, जो 1 फेब्रवरी 2023 को एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट कि वो क्रिप्टो को इंडियन मार्केट में भी क्या करेंगे, लीगलाइज्ड करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर रिसेंटली आपने सुना होगा कि लास्ट बजट्स के अंदर इन्होंने क्या करा, टैक्सेशन लेकर आए कि क्रिप्टो की इनकम के ऊपर 30% आपको फ्लैट क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। एंड इवन टीडीएस कि सम ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पे आपको 1% ऑफ द टीडीएस कट करके देना होगा अगर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं। ऐसे ही इस बार भी उम्मीद है, एंड आरबीआई की ओर से भी अपना एक डिजिटाइज्ड टोकन क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। तो कमिंग एक्सपेक्टेशंस इस पॉइंट को लेकर काफी ज्यादा है। तो आज की हमारी जो मीटिंग थी वो इसी रिगार्डिंग थी कि सर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिप्टो का पॉइंट है एंड प्लस जो इंडियन गवर्नमेंट का बिहेवियर होगा रिगार्डिंग द क्रिप्टो, क्या वो स्ट्रिक्ट होगा या इंडियन गवर्नमेंट भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहती है। तो उस रिगार्डिंग को वैसे डे बाय डे सर इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज की फेवर में है। वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, वो भी आपकी ये क्रिप्टो को क्या कर रही है डे बाय डे। बट इंडिया भी आरबीआई के द्वारा अपना एक टोकन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो नेचुरली सर अगर उस आरबीआई के टोकन की वैल्यू इन्होंने बनाकर रखनी है, तो ये ऑल ओवर द कंट्रीज की जो क्रिप्टो इंडिया में डील हो रही है उसके ऊपर ये कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर लेकर आए। क्लियर। तो इसी बात को लेकर मतलब ये सारी एक्सपेक्टेशंस ना अब एट प्रेजेंट होल्ड में है। हर पर्सन क्या उम्मीद कर रहा है कि आने वाला बजट क्या होगा, कि सरकार नेक्स्ट ऑन देखो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाना, चलो तो पर्टिकुलर वर्ड हो गया, किसी भी आइटम के ऊपर टैक्स लगाना, बढ़ाना, कम करना डायरेक्टली गवर्नमेंट की रसीट्स को क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। क्लियर। लेट इट बी, आप लोग मोस्टली देखते हैं कि लिखा आता है हाइलाइट्स के अंदर या बजट ग्लैंस के अंदर लिखा आता है कि इस बार बजट में ये चीज महंगी हुई, ये चीज सस्ती हुई। तो उनका कारण क्या है कि गवर्नमेंट जिन आइटम्स को तो क्या करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज। क्लियर। एंड गवर्नमेंट जिस चीज को क्या करना चाहती है, डिमोट करना चाहती है, तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाकर उसको क्या कर देती है, महंगा कर देती है। किसी की रीच में हो या ना हो हमें मतलब नहीं है, हम तो उसके ऊपर क्या करेंगे, टैक्सेशन ज्यादा करते 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 धीरे धीरे लोगों का कंज्यूमर लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ जिसने परचेज करना करते रहो, हमें क्या दिक्कत, सरकार को तो इनकम हो। बट सरकार उस चीज को बढ़ावा तो नहीं दे रही। अगर सरकार बढ़ावा देती तो उस चीज पे क्या देती, सब्सिडी देती, उसको प्रमोट करती। कम से कम हम प्रमोट तो नहीं कर रहे ना, दैट इज द थिंग। क्लियर। तो नॉर्मली मतलब सर इस बजट के अंदर एक तो एंटीसिपेटेड आने वाला साल एंड प्लस प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोगों की क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, सरकार ने जो लास्ट ईयर में बजट में हमें क्या किए थे, कुछ वादे किए थे या कुछ अपॉर्चुनिटीज बताई थी या कुछ नेक्स्ट आगे प्रोग्राम्स बताए थे डेवलपमेंट के, क्या आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या तुम्हारे लास्ट ईयर का गवर्नमेंट बजट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था क्या आप लोगों ने अचीव करा,
या नहीं करा, ये बेसिकली गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या होती है, डिस्कशन। क्लियर? तो नॉर्मली अब हमने सर नेक्स्ट आगे डिस्कशन करी कि सर ये गवर्नमेंट बजट को बनाने का मेन मोटिव क्या है। आपने टॉपिक का नाम नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एक्चुअली सर इकोनॉमी को ही रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट अपना क्या बनाती है, बजट बनाती है। क्लियर? क्योंकि इंडिया में सर देखो सिंपल सी बात, पूरी इकोनॉमी जो है वो आप लोगों की मनी सप्लाई के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और इंडिया में दो ही पॉलिसीज हैं, दो ही मेजर्स हैं अपने आप में जो मनी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वन इज द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज हेडेड बाय किसके द्वारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो तेरे को दोबारा याद करवाएं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल, वो आप नंबर ऑफ टाइम्स कर भी चुके। क्लियर? एंड दूसरे नंबर पे आती है सर आपकी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी दैट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का दूसरा नाम ही क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी। क्लियर? जो प्योरली प्योरली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के व्यू पॉइंट से बनाई जाती है। क्लियर? क्योंकि देखो सर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी रसीट्स, किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर, कोई भी रसीट्स डायरेक्टली इकोनॉमी की मनी सप्लाई को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। दिस इज द पॉइंट। अब पता तो हमें भी है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर करती जाएगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। और मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब ही क्या था, मनी सप्लाई ज्यादा होने का मतलब ही क्या था कि एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी, शूट करेगी। और एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा होगी, सप्लाई उसके बराबर अगर ना हुई, तो मार्केट में इंफ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इस गवर्नमेंट बजट को बनाने का कि एट प्रेजेंट सिचुएशन, एट प्रेजेंट इकोनॉमी में स्टेबल तो कभी नहीं होगा, या तो इन्फ्लेशन होगी या क्या होगी, डिफ्लेशन। तो उस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को, मतलब एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हम अपना नेक्स्ट बजट क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि इस बार रेवेन्यूज ज्यादा करो, एक्सपेंडिचर्स क्या करो, कम करो, क्योंकि हमने मनी सप्लाई को मार्केट से क्या करना है, कम करना है। क्लियर? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब जब उन्होंने देखा कि एट प्रेजेंट, जैसे मैंने 1 की बात करी है ना, कि एट प्रेजेंट, क्लियर, एट प्रेजेंट मनी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में क्या हो रखी है, बहुत ज्यादा हो रखी है। तो सरकार का आने वाला बजट क्या होगा कि इस बार रिसीट्स पे ज्यादा नजर रखना, एक्सपेंडिचर पे कम। क्योंकि जितना ज्यादा वो एक्सपेंडिचर करेंगे वो उल्टा और मनी सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और तुमने तो इन्फ्लेशन को क्या करना, उल्टा करेक्ट करना है, ना कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, तो आपके पास कई तरह की रिसीट्स थी। एक टैक्स रिसीट्स होती हैं, दूसरी कौन सी होती हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं। मैं नए नए तरह के टैक्स लगाऊंगा, या मे बी एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। क्लियर? या जो आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, लाइक फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, लाइसेंस फीस, परमिशन फीस, इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्लियर? ये जितने भी, या एक वर्ड चलता है आपका सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, कि लाइसेंस वगैरह बिकते हैं, 4G 5G लाइसेंस एंड ऑल। क्लियर? कि हम ये सारे स्पेक्ट्रम एंड ऑल सेल करते हैं, ये भी तो सर हमारी क्या है, इनकम ही है। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर देती है, लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है। अब जितने तुम्हारे ये टाटा, बड़े बड़े रिलायंस एंड ऑल हैं, एयरटेल के, ये क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम ही तो परचेज करते हैं। क्लियर? कि इनको लाइसेंस ही दे दिया, किस बात का, कि ऑल ओवर इंडिया 4G 5G टेक्नोलॉजी लेके आना वो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो वो लाइसेंस लेना, हमने क्या करा, लाइसेंस कितने का कर दिया, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो वो सारी की सारी सरकार की क्या है, इनकम। तो गवर्नमेंट किसी ना किसी वे से, मतलब मोटिव जस्ट एक है, मोटिव क्या है, मनी सप्लाई को मार्केट में क्या करना है, कंट्रोल। क्लियर? तो एग्जिस्टिंग देखो, एग्जिस्टिंग देख के आफ्टर दैट अपने एक्शंस आप लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। हाँ जी। अगर मनी सप्लाई कम हो तो वो तो आगे दिखेगी ना, गवर्नमेंट वो थोड़ी करेगी एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी कौन है, सप्लायर्स ऑफ द मनी कौन है, आगे ओनली आरबीआई। आरबीआई एंड द गवर्नमेंट, basically these two are the producers of the money, the suppliers of the money। तो जब भी आपकी मनी सप्लाई में कोई गड़बड़ होती है, मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई आपकी कम होती है, ज्यादा होती है, तो ये दो पर्सन ही, मतलब तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम जिसमें आरबीआई प्लस तुम्हारे कमर्शियल बैंक्स कवर हुए, एंड द गवर्नमेंट मेन। एक्सपेंडिचर
तो आपने कब कहा एक्सपेंडिचर ज्यादा करो? मैं तो कह रहा हूँ उल्टा कम करो। तो मनी सप्लाई जो ज्यादा होती है वो तब करती है ना कम, तो कि पैसा ज्यादा ना रहे। आप सिचुएशन कौन से डिस्कस कर रहे हैं वो तो बताओ ना। मनी सप्लाई कम है मनी सप्लाई जब कम है ना तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ। तो बजट जितना रेवेन्यू आप लोगों के पास आ रहा है उल्टा सारा का सारा पैसा नेक्स्ट आगे क्या करते जाओ, इन्वेस्ट करते जाओ। अगर रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करेंगे रजे, वही तो चीज करेंगे। अगर नहीं हो रहा फिर भी एक्सपेंडिचर करेंगे एक्सपेंडिचर तो करेंगे, फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग आएगी, आरबीआई को क्या कहेंगे, नए नोट्स प्रिंट करो। बट मनी सप्लाई को तो हमने क्या करना है सर, मार्केट में इंक्रीज करना ही करना है ना। सर वो तो ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगी ना जब आरबीआई नए नोट वो अलग पॉइंट था, इनके केस में क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट में मनी सप्लाई क्या है, कम। तो उस मनी सप्लाई को, पहली बात तो मैं टैक्स रेट्स कम कर दूंगा। जब आप लोगों का पैसा आप लोगों के हाथ में ही रहेगा, आप लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। कुछ एरिया में ज्यादा कुछ में कम है। नहीं, ये ऑल ओवर, ये सर मेजर्स जो हैं ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरह होते हैं, ये क्वालिटेटिव नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में। हाँ, बजट्स जो हैं डिपेंड करता है ना, स्टेट बजट, अब तेरे डिस्ट्रिक्ट बजट थोड़ी होंगे या शहर के बजट थोड़ी होंगे। ये बजट जो बनाए जाते हैं वो इकोनॉमी लेवल पे, दैट मीन सेंट्रल लेवल पे बनाए जाते हैं, देन नेक्स्ट आगे स्टेट लेवल पे बनाए जाएंगे। और इतने छोटे 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 एरियाज को कंट्रोल करने के लिए मैं अपने बजट्स नहीं प्रिपेयर करूंगा इतने। ये बात चल रही है पूरी इकोनॉमी लेवल। क्लियर? तो इंडिया में सर हमारे जो प्रोड्यूसर्स ऑफ द मनी सप्लाई हैं, सप्लायर्स ऑफ द मनी सप्लाई हैं, वो कौन है, यहाँ की गवर्नमेंट प्लस यहाँ का बैंकिंग सिस्टम। तो एक कंट्रोल हमने किसको दे दिया, बैंकिंग सिस्टम, जिसको नाम क्या दे दिया, मॉनेटरी पॉलिसी, कि तुम अपना उस तरीके से देखो। क्लियर? जिसमें प्योर आरबीआई की मर्जी है सर, जैसा मर्जी वो करे, अपने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कुछ करना है वो कौन डिसाइड करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय किसके द्वारा, आरबीआई। क्लियर? और जो फिस्कल पॉलिसी होगी वो सरकार की पॉलिसी। गवर्नमेंट बजट किसका है, वो सरकार का है। और इसमें कंपोनेंट्स ही दो हैं, या तो रिसीट्स या क्या है, एक्सपेंडिचर्स। हम इन दो थिंग्स के थ्रू क्लियर, हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर यहां तक? जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो बजट का आप लोगों ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रीड आउट किया, दैट इज ऑल अबाउट कौन सा था सर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। एंड दिस फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, ताकि आप लोगों की जो इकोनॉमी है वो ना इन्फ्लेशन की पोजीशन में ना डिफ्लेशन की पोजीशन में स्टेप इन करे। इसीलिए ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट बजट या दूसरा नाम फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। एक पॉइंट। दूसरा सर, गवर्नमेंट बजट बनाने का एक मेन मोटिव और होता है कि गवर्नमेंट अपनी इन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स के थ्रू ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है उसको कंट्रोल करने की क्या करती है, कोशिश करती है। जैसे नॉर्मली हमें भी पता है कि सर अगर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास आएंगी, अगर वो रिच क्लास के पास आएंगी तो रिच बिकम्स क्या होगा, रिच, एंड पुअर बिकम्स क्या होगा, पुअर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डायरेक्ट टैक्स अपने आप में क्या है, इनकम टैक्स अपने आप में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। एंड आज का जो आपका लेक्चर है ये ओवरऑल काफी सारे वर्ड्स इन बिटवीन आपके सारे डिस्कस होते जाएंगे। प्रोग्रेसिव का मतलब आप लोगों ने क्या रीड आउट किया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का बर्डन बढ़ता है, जिससे क्या होगा, रिच क्लास को क्या देना पड़ेगा, टैक्स, एंड पुअर क्लास को क्या हो जाएगी, एग्जम्पशन। क्लियर? इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो पर्सन हैवी इनकम कमा रहे हैं उनसे तो क्या ले रही है, टैक्स। एंड वही टैक्स नेक्स्ट आगे सब्सिडीज की फॉर्म में किसको प्रोवाइड किया जा रहा है, टू द पुअर क्लास, टू द बिलो पॉवर्टी लाइंस एंड ऑल, जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। मतलब सर अमीरों से लेके गरीबों को देना, काइंड ऑफ एक मोटिव इन लोगों का जो है, जिसको वर्ड बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि गवर्नमेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू ये इनकम एंड वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना चाहती है, सही करना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाए जाते हैं। एंड नंबर थर्ड, द मेन इज री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसको तुम एलोकेशन फंक्शन के नाम से भी कहते हो। ये तीन वर्ड मैंने इसलिए दोबारा करवाए क्योंकि ये पर्टिकुलरली अलग से भी आपके पेपर में वेटेज रख सकते हैं। एक्सप्लेन द एलोकेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो हम कहें जी ऐसे फंक्शन तो कोई भी नहीं पढ़े, ऑब्जेक्टिव के पहले 3 पॉइंट ही आपके ये फंक्शन। क्लियर? या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट,
तो वहां पे यही आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी। क्लियर। एंड बाकी रही बात सर हर गवर्नमेंट बजट के अंदर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर, क्लियर, नए नई जीडीपी ग्रोथ को लेकर कि कैसे हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है, इन सब मोटिव्स के साथ आप लोगों की किसी मान लो या हो सकता है बैकवर्ड रीजनल ग्रोथ, किसी बैकवर्ड एरिया को ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर सरकार उस एरिया में अपनी फंडिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है, ताकि वहां के लोगों को क्या मिले, एक रो लिविंग मिले, एक बेसिकली उनको अर्निंग मिले, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। गवर्नमेंट जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कि बैकवर्ड रीजनल ग्रोथ में क्या करती है, टैक्स हॉलिडे अनाउंस करती है। क्लियर। टैक्स हॉलिडेज का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन यहाँ पे आके काम करेगा 10 साल उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, या 15 साल उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, इतने इंसेंटिव्स किस बात के लिए दे रही है कि आप लोग उस एरिया में अपनी फैक्ट्रीज, अब देख अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अगर इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी तो ऑटोमेटिकली सर आना जाना लोगों का भी लगा रहेगा। क्लियर। वही तेरा रूरल एरिया, तेरा बैकवर्ड एरिया जो बिल्कुल डाउनग्रेडेड था, वही तेरा बैकवर्ड एरिया नेक्स्ट आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर, एक सिटी में, एक अर्बन एरिया। अगर तुम कहते हो ना कि नॉर्मली ये शहर, ये तो सर शहर बने हैं, कभी तो ये भी पहले क्या थे, बिल्कुल रूरल या बैकवर्ड एरियाज थे ना, वो तो डे बाय डे जब यहाँ पे काम लाया गया, क्लियर, अर्बन में ये कन्वर्ट किया गया, स्टार्टिंग से ये अर्बन नहीं था। डे बाय डे जब वहां पे इंडस्ट्रीज आएंगी, इंप्लॉयमेंट आएगी, नए नए लोग वहां पे रहेंगे, शहर बसेंगे, कामगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहां पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द थिंग, ये चीज क्लियर। अब नेक्स्ट वन सर, ये ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा इसके दो कंपोनेंट्स, वन इज रसीट साइड एंड नंबर टू इज एक्सपेंडिचर साइड। रसीट मतलब पैसे का आना, मैंने इनकम वर्ड नहीं बोला, रसीट मतलब पैसा आना, एंड एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का जाना। क्लियर। आगे नेक्स्ट फर्दर ऑन हमने इस टॉपिक को दो पॉइंट्स में बांटा सर, रसीट्स हो या एक्सपेंडिचर, पैसे का आना हो या जाना हो, दो तरह का होता है। एक होता है रेवेन्यू रेवेन्यू नेचर, एंड दूसरा कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर होना या कैपिटल नेचर होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे डिपेंड करता है, क्या क्या उस पैसे के आने या जाने से। मैं तो सरकार से सिंपल वर्ड पूछ रहा हूं, मैं कहा जी आपके पास ये रसीद आई या आपसे ये पैसा गया, इस पैसे के आने या जाने से क्या आपकी एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क पड़ा? अगर तो तुम कह रहे हो कि हाँ सर इस पैसे के आने से, इस पैसे के जाने से मेरी सरकार की एसेट लायबिलिटी स्टेटस में क्या आएगा, फर्क आएगा, चेंज आएगा, कम या ज्यादा होंगी, देन सर वो जो आपकी रिसीट है ना, वो जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, वो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि वो एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर। एसेट्स नॉर्मली कोई, जितनी भी मोस्टली आपके फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर। अब सिंपल सी बात, दूसरा, अगर तेरी सरकार की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे सर टैक्स मिलना, सरकार ने जितना भी टैक्स आप लोगों से कलेक्ट किया, सरकार की कोई लायबिलिटी थोड़ी है, सरकार की प्योर इनकम है। क्लियर। तो नॉर्मली कोई कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी तो नहीं है कि आप लोगों ने 50,000 मुझे दिया और सरकार ने 50,000 रुपीज लायबिलिटी दिखा दी। अरे टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट जो आपको एज अ इंडियन रेजिडेंट होते हुए यहाँ की सरकार को पे आउट करना पड़ेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ। क्लियर। या जितनी भी फीस, फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह हम लोग पे आउट करते हैं, ये सब की सब, लाइसेंस फीस, परमिशन फीस, ये जितने भी हैं। क्लियर। अब जैसे फॉरेन में तो लगा लो सर वीजा फीस, उनकी तो बड़ी मोटी इनकम है अल्टीमेटली। क्लियर। या पूरी की पूरी फैमिलीज जिनकी सेटल होती हैं, सिटीजनशिप की जो फीस लगती है, सर ये भी तो अपने आप में क्या है कि बड़ी इनकम्स हैं। अपने इंडिया में तो चलो है ही कुछ नहीं, फॉरेन जाओ तो वहां पे पता लगता है ना कि आपको कितनी फीस क्या करनी पड़ती है, पे आउट करनी पड़ती है। वन ऑफ द फैसिलिटीज की बात नहीं होती, फैसिलिटीज की बात नहीं है, इन बात से कोई नहीं है, वो तो हर गवर्नमेंट का अपना अपना क्या है रूल है। अगर इंडिया में हम बेशक कुछ ना भी दें, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया का सिटीजन बनने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, दैट इज द लॉ। क्लियर। उससे फैसिलिटीज का कोई चक्कर नहीं है कि वहां फैसिलिटीज बढ़ी हैं तो ज्यादा उनकी, वो एक बेसिक करिकुलम है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ये जो फीसिस वगैरह होती हैं जिनके बदले में सरकार आपको क्या दे रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये गवर्नमेंट हैंड्स में।
अब किसी आइटम की जो फीस है जो सरकार प्रोवाइड करती है किसी की 10-10 रुपए है, और कोई ऐसी भी थिंग्स हैं जिनकी 1000 रुपीज, 3000, 5000 रुपीज, इतनी इतनी फीस भी है। तो ये गवर्नमेंट हैंड्स में है। गवर्नमेंट जब भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करती है, इन फीसेस को क्या देता है, इंक्रीज। क्लियर। और अगर वो चाहती है कि अल्टीमेटली, वैसे तो इनकी फीस रिवाइज ही बहुत कम होती है, बहुत रेयर या काफी ईयर्स के बाद ये रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी ये चेंज करते ही नहीं। क्लियर। तो हमारी बात चल रही थी सर नेचर वाइज की, एक होती है रेवेन्यू नेचर और एक आपको होगी कौन सी होती है, कैपिटल नेचर। एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़ेगा तो कैपिटल नेचर, नहीं फर्क पड़ेगा तो रेवेन्यू नेचर। अब वर्ड जोड़, 4 वर्ड, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हुए 4 वर्ड। सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट्स के, मैं सिंपल सी बात, एक सिंपल कॉमन सेंस बताओ, पैसा आ रहा है, एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क बताना। मैंने अभी कुछ नहीं बोला रेवेन्यू या क्या, मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं, अगर पैसा आएगा या तो लायबिलिटी बढ़ी होगी, डाउन नहीं, डाउन क्यों, लायबिलिटी बढ़ी होगी। लायबिलिटी कम कब होती है, जब पे करते हैं अपन। तो रिसीट्स, रिसीट्स मतलब पैसे का आना। क्लियर। तो आप लोगों की लायबिलिटी क्या हुई होगी, जस्ट सुन पहले, सुन आराम से। क्लियर। या तो लायबिलिटी आप लोगों की क्या हुई होगी, इंक्रीज, या मे बी एसेट क्या हुई होगी, डिक्रीज, तभी पैसा आए। सर देखो, अगर तो उस पैसे के आने से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई या मेरी एसेट कम हो गई, फिर तो मैं उसको वर्ड क्या यूज करूंगा कि वो रसीद अपने आप में कौन सी है, कैपिटल रसीद। अगर मैं कह रहा हूं कि उस पैसे के आने से ना तो मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ी, ना मेरी कोई एसेट कम हुई, सेम पोजीशन पे हूं सर मैं, मेरी एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो वो कौन सी है, रेवेन्यू रिसीट्स। जिसमें एग्जांपल दो, एग्जांपल में क्या आया, टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स में कौन आए आपके, वो कई अलग अलग वर्ड्स आए थे सर, जिसमें आप लोगों के पास फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, क्लियर, परमिशन फीस, लाइसेंस फीस, एक वर्ड आया था स्पेशल असेसमेंट, एसचीट। स्पेशल असेसमेंट कौन सी थी, जब सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं, तो जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों से लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल असेसमेंट। एंड एक वर्ड था एसचीट। एसचीट का मतलब क्या होता है सर, वो प्रॉपर्टीज जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता, गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज को क्या कर लेती है, टेकअप, वहां से इनकम जो जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एसचीट। और रही बात इंटरेस्ट ऑन लोन्स, मान लो हमारी सरकार ने आपकी सरकार को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी तो इनकम है। और सर एक चीज समझ लेना, ना मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है ना मेरी एसेट कम हो रही है, प्योर इनकम है। क्लियर। प्रॉपर्टी आई फिर वो तो फिक्स्ड एसेट नहीं हो जाएगी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, ऑनरशिप नहीं कह रहा मैं, कंट्रोल हमारे अंडर रहेगी। और जब तक इसका कुछ, जितना उसका, जब तक रेजोल्यूशन कुछ नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो हम कमाते जाएंगे। सरकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, वो बाद में फिर ऑक्शन के थ्रू निकलवा देते हैं, बट कंट्रोल किसके अंडर आ गया, सरकार के अंडर। सरकार कहती है जब तक हमारे पास पड़ी है कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे सरकार की काफी सारी प्रॉपर्टीज, ऐसी ऐसी काफी प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार के अंडर आती हैं, उनको नेक्स्ट आगे रॉयल्टी पे किसको दे दिया, किसानों को दे दिया कि आप खेती कर लो, आप हमें फिक्स्ड क्या दे दिया करो, अमाउंट दे दिया करो। तो फिर वो पर ना वो किसान की है ना वो सरकार की है, कल को गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को नेक्स्ट आगे जब मर्जी ऑक्शन के थ्रू निकलवा सकते हैं। लीज पे देना, रॉयल्टी पे देना, लीज पे देना, रॉयल्टी पे देना, वही बात है। हमने तो सर उसको ठेके पे दे दिया कि हमें तो साल का 50,000, साल का 1 लाख रुपए आप लोग दे दिया करना। सर ओनर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ओनर तो हो गया, एसेट तो बनी जाएगी फिर। किस चीज की, जैसे उनका आया कोई भी लैंड, एसेट बढ़ती सरकार के नाम होगी तो ना, नाम सरकार के नोट नाम करना ना। अब यहाँ पे मैं वर्ड के, तभी तो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली कल को बाद में मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, मैं उसका ऑनर नहीं था। बंद हो गया। क्लियर। काइंड ऑफ, नॉट एज एन ऑनर, सरकार के नाम के थोड़ी है, सरकार के पास पावर है उसको कंट्रोल करने, दैट इज कॉल्ड एज एसचीट। क्लियर। एंड ऐसे ही बड़े बड़े सेल ऑफ जो आपके ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं, लाइसेंस होते हैं, किसी भी परमिशंस को देना करना, ये नॉर्मल सरकार की एक बहुत हाई लेवल की क्या है, इनकम है। क्लियर। बट जो दूसरी तरफ वर्ड आपने यूज करा कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स का मीनिंग क्या पड़ा कि सर एसेट कम होगी या लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है सर, या तो तुमने बोरिंग्स करी होगी, कि आप कह रहे हो जी हमारे पास पैसे आए, आए कहां से, लोन लिया क्या, ऐसे हो सकता है जी आपने बोरिंग्स करी हो। कहते हैं ना नहीं नहीं सर लोन तो नहीं मैंने लिया, फिर एसेट बेची क्या,
या तो यही होगा कि तुमने कोई एसेट बेची होगी तभी पैसे आए हैं तुम्हारे पास। क्लियर। और मोस्टली इस थिंग को वर्ड हम क्या यूज करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट्स को ऐसे निकालना, दैट इज कॉल्ड एज, गवर्नमेंट यहाँ पे वर्ड क्या यूज करती है, डिसइन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बाहर निकाल के प्राइवेट सेक्टर को देती जाती है। क्लियर। जिसको वर्ड बोलते हैं सेलिंग ऑफ इक्विटी, अपनी इक्विटी किसको बेचना, प्राइवेट वालों को बेचना, दैट इज कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। बढ़िया चीजें कर देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी इनके काफी सारे ऐसे यूनिट्स हैं जो अपने आप में लॉस मेकिंग है, उससे बढ़िया निकालो, प्राइवेट सेक्टर को दो पैसा, वही आप कहीं क्या करो, यूज करो। बट सर सरकार की एसेट तो डाउन जा रही है ना, आपकी जो मेन एसेट्स थी वो तो क्या गई, डाउन गई ना, ये सारी चीज। इनकम तो हाई हो ही रही है। सर्विस भी तो अच्छी हो रही है, सर्विस खराब इनकम वो तो रजा, आप वही बात है ना, आप नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट में चले जाते हो। मेन चीज क्या, इनकम तो आपकी कल को जो बढ़ेगी, एक्चुअली पैसा आएगा कहीं तो यूज करेंगे, इनकम तो होएगी होएगी। मैं वर्ड पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने एसेट सेल करी, सेल ऑफ एन एसेट करना, ये अपने आप में कौन सी रिसीट है, ये अपने आप में सर कैपिटल रिसीट है। वो पैसा मेरे पास आएगा, मैं कहीं यूज तो करूंगा ही, कहीं तो करेंगे उसको यूज तो। क्लियर। अच्छा, एक्सपेंडिचर साइड पे हम लोगों ने सेम दो पॉइंट्स रीड आउट किए, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंडिचर मींस पैसे का जाना। पैसे का जाना या तो मे बी लायबिलिटी कम करेगा या एसेट बढ़ाएगा। पहले तो एक सिंपल थिंग याद रखा करो। क्लियर। या तो लायबिलिटी कम करेगा, पैसा जा रहा है ना, या एसेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सर वही बात, अगर उस एक्सपेंडिचर से, अगर उस एक्सपेंडिचर से आपकी एसेट इंक्रीज हो या लायबिलिटी कम हो, मतलब एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़ेगा, देन इन दैट केस क्या आप वर्ड क्या यूज करोगे, सर वो एक्सपेंडिचर अपने आप में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अदरवाइज नॉर्मल खर्चे वगैरह डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर एक टाइप तो ये थी रेवेन्यू और कैपिटल, एक होती है प्लैंड अनप्लैंड। प्लैंड मतलब जिसके बारे में आप ऑलरेडी प्लान करके चल रहे हो। क्लियर। और एक ऐसे ही डिवाइडेशन होती है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल। एग्जांपल दे सकते हो, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे, लाइक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, डैम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करना, जिससे मतलब इंडिया की कोई ना कोई क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी ऑन करने के लिए। क्लियर। जितना भी मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सैलरीज के खर्चे जो हैं, स्कॉलरशिप्स के जो खर्चे हैं, क्लियर, वेरियस आप लोगों की पेंशन एंड ऑल हैं, ये सारा का सारा टोटल ये अपने आप में क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। मेनली हमें सर ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट को जो कंट्रोल करना चाहिए मेनली तो सर अपने एक्सपेंडिचर्स पे ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। रेवेन्यू तो वो जितना ले रहे हैं वो पहले ही ले रहे हैं। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो नॉर्मली आप सुनते हो कि सर आपका बजट डेफिसिट में चला गया, उसके डेफिसिट में जाने का कारण क्या है कि आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, तो आप इतना एक्सपेंडिचर करते ही क्यों, कहता सर क्या करें जी हमने एक्सपेंडिचर, वही बात है ना, कुछ प्लान्ड होते हैं कुछ अनप्लान्ड होते हैं। अब उस केस में हम लोगों ने मार्केट की सिचुएशंस को भी तो क्या करना है, कंट्रोल करना है ना। तो क्या करें सर, इतना तो रेवेन्यू हमने सोचा नहीं था, इतनी तो रिसीट्स हमने सोची नहीं थी, जितना एक्सपेंडिचर अब हमें क्या दिख रहा है, एक्सपेक्टेड दिख रहा है। तो इन दैट केस आप लोगों का बजट जो है वो किस में चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हेन बजट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन बजट रिसीट्स, देन देयर इज बजट डेफिसिट। सरप्लस तो किसी टाइम सुनने को मिलते थे, या बैलेंस तो कभी होता ही नहीं कि जितना जितना सोचा, क्लियर, उतना ही आप लोगों का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्लियर। अब सर हमने बजट डेफिसिट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा। बजट डेफिसिट आपका तीन पार्ट्स में था, नंबर वन रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर टू फिस्कल डेफिसिट एंड नंबर थ्री प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर। रेवेन्यू डेफिसिट मींस मैंने सिर्फ और सिर्फ, मैं कहा जी कैपिटल नेचर छोड़ दो, मेरे को ये बताओ जो आपकी कैपिटल नेचर है वो तो किसके साथ लिंक है, एसेट लायबिलिटीज के साथ लिंक है। मैं कहा मेरी एसेट लायबिलिटीज को छोड़ दो, पहले बस ये बताओ मैं कमा क्या रहा हूं और लगा कहां पे रहा हूं, मेरे को सिर्फ रेवेन्यू नेचर के बारे में बताओ। क्या हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट से, कि इतना तो करंट इनकम हम कमा नहीं रहे जितना आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो पहला डेफिसिट
जो आपको डिटेल में चेकआउट करना चाहिए। अच्छा, बीडी दैट मीन्स जो आपका बजट डेफिसिट है वो तो ब्रॉडर टर्म आ गई, वो तो कंप्लीट टर्म आ गई। उसका वन ऑफ द पार्ट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। कि सर मुझे कल रेवेन्यू डेफिसिट निकाल के दो, मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर मैं एसेट लायबिलिटीज को टच ना करूं तो वैसे भी करना पड़ जाएगा। अगर तेरा रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो उसको सही करने के लिए तुम क्या करोगे, एसेट लायबिलिटी को ही टच करोगे ना, कैपिटल बजट को ही लेकर आओगे ना। मैं कह सर इसको छोड़ दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू बजट के बारे में बताओ कि मेरी करंट इनकम कितनी है और करंट एक्सपेंडिचर्स हम लोगों के कितने हैं। मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि मेरा आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन आर आर है, रेवेन्यू रिसीट्स। इफ यस, मतलब सर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है। आपा इतना भी कमा नहीं पा रहे कि अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस को हम क्या कर सके, पूरा कर सके। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यहां पे सरकार सोचती है कैसे हम लोग अपना रेवेन्यू क्या करें, इंक्रीज करें। देखो तरीके दो, जब कंपोनेंट ही दो हैं, एक रिसीट साइड, एक क्या है, एक्सपेंडिचर साइड। तुम कह रहे हो हम डेफिसिट में चले गए, मैं कह सिंपल तरीका, एक्सपेंडिचर कम कर लो, रेवेन्यू बढ़ा लो, दोनों में से जो पॉसिबल है करो। मैंने तो पर्टिकुलर कहा ही नहीं कि सिर्फ से अपने रेवेन्यूज बढ़ाओ। क्लियर, आपको सर अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी क्या करने चाहिए, कर्टल करने चाहिए, कम करने चाहिए। अब लेट इट भी सर, आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंडिचर करी जा रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप क्या करी जा रहे हो, स्टार्ट करी जा रहे हो, उनका फायदा तो कुछ भी नहीं है। मनी तो कम होगी तो फिर तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो हमने अगले को दोनों व्यू पॉइंट्स बता दिए कि या तो सर अल्टीमेटली आपके साथ रिसीट साइड है या एक्सपेंडिचर साइड। सिचुएशन देखो, कंट्रोल करो। क्लियर, और तुमने वर्ड बोला डेफिसिट। डेफिसिट होता ही कब है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। तो बेशक कोशिश करो पहली तो एक्सपेंडिचर्स को क्या किया जाए, कम, रिड्यूस किया जाए। बंद नहीं कहा मैंने वर्ड, क्या यूज किया जाए, कम किया जाए, कर्टेल करो सर। और ये जो तुम्हारे अनप्लैंड है, फालतू के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं, ये तो बिल्कुल ही बंद कर दो। तभी तो पोजीशन आप लोगों की सुधरेगी। सरकार इवेंट करने लगती है सर, इतने मोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स डाल देती है, क्या जरूरत क्या पड़ी थी उसकी भाई। अब जैसे पीछे नॉर्मली कोरोना टाइम में ही थी बात कि नई पार्लियामेंट बनाएंगे, उसके लिए कितने 1000 करोड़ का, 20 पता नहीं 30,000 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए क्या करा, डिसाइड करा। अब किसने देखा सर इतना बजट लगेगा या नहीं लगेगा, बट एक बार अगर पास हो गया, फंड में से तो जाएगा ना इतना पैसा, पर वो जाएगा कहाँ पे वो किसी को नहीं पता। वो नेचुरली वो करप्शन है सर, सारे मिलके खाएंगे आपस में। ये पैसा सर और कुछ नहीं है, ये पब्लिक का ही पैसा है, ये अपने लोगों का ही पैसा है। जितना ये मिस अप्लाई करेंगे उतना ही बजट, उतना ही बर्डन नेक्स्ट वन अपने लोगों पे ही आना है। अभी कौन सा नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल देखो। आप कहें जी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमें तो सरकार के, फर्क क्यों नहीं पड़ रहा सर, फर्क ईच एंड एवरी पर्सन को पड़ रहा है। हर आइटम जो तुम लोग परचेज कर रहे हो क्या हो चुकी, पहले से महंगी हो चुकी, हर चीज के ऊपर तो जीएसटी आपका महंगा हो चुका। तो हम लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा सर, फर्क पड़ रहा है। जो नॉर्मल एक मंथली बजट, जो नॉर्मली एक मंथली बजट एक फैमिली का, राशन का, जैसे वर्ड हम घर पे यूज करते हैं, वर्ड करियाना जो हम घर पे लेके आते हैं, जो आई थिंक सो 3000 या 3500 का मैक्स हुआ करता था, ठीक है ना, आराम से मंथली, बड़े आराम से, एंड विद वेजिटेबल्स या लगाकर अगर आप लगा लीजिए 6000, 6 to 6500, 7000 तक बढ़िया बजट आपका अच्छा था। आज वही बजट 10 प्लस हो चुके हैं, वही खर्चे आपके 10,000 प्लस हो चुके हैं, घर घर के ओनली। एलपीजी सर, जो सिलेंडर्स नॉर्मली पहले आपको सर 450, 500, 600 तक भी चलो नॉर्मल कंसीडर होते थे, आज 1000 रुपीज, 1100 रुपए के ले रहे हैं। जो कमर्शियल देख, कमर्शियल तो और महंगे हैं सर, 1800, 1900 इतने महंगे हुए पड़े। और आपा कह रहे हैं सर हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये कहो कि तुम्हें आदत पड़ चुकी पैसा देने की। फील क्यों नहीं हो रहा, फील क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बराबर देख, खर्चे तो तुम कम करने से रहे। क्लियर, तो हम उसके लेवल की इनकम क्या करते जा रहे हैं, जनरेट करते जा रहे हैं, तभी तो सर अपने को फील नहीं हो रहा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, अब नॉर्मली हर पर्सन कहता है जी सर ये शहर महंगे हैं जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। तो पॉइंट ही दो है, या तो सर अपना रेवेन्यू बढ़ा लो या अपने एक्सपेंडिचर्स क्या कर लो, कम कर लो, पॉइंट ही दो। इसके अलावा तीसरा सवाल नहीं है सर, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है, या तो अपनी रेवेन्यू बढ़ा लो। हमारे घर पे नॉर्मल डिस्कशन होते कि अब ये आने वाला एक्सपेंडिचर है जी, कहता कुछ नहीं फील होता, क्यों, इनकम बढ़ा लो, इनकम बढ़ाते रहो, खर्चा करते रहो। बट जिस पॉइंट पे सर्कल आप लोगों का क्या हुआ, टाइट हुआ,
रेवेन्यूज आप उतने जनरेट नहीं कर पाए, एंड एक्सपेंडिचर्स आप नेक्स्ट लेवल तक, आजकल तो अपने एक्सपेंडिचर वैसे ही नेक्स्ट लेवल तक हो चुके हैं। क्लियर, इतना ज्यादा मतलब जितनी ज्यादा फैसिलिटी होती है उतने ज्यादा एक्सपेंडिचर बन ही जाते हैं। या तो उसको कम कर लो, नहीं तो अपनी कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम क्या कर लो, जनरेट करो। तब तब नेक्स्ट ऑन आप लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो एट प्रेजेंट है या उसमें प्लस आप और कर सकते हैं अगर इनकम अच्छी हो। सर मतलब काफी टाइम से मनी फ्लो ज्यादा ही रह रहा है इंडिया में। काफी टाइम से मनी फ्लो ज्यादा ही रह रहा है कैसे? सर, इन्फ्लेशन हो रही है हर साल। मेनली आप ये मानना कि जितना भी एक तो एक्सपेंडिचर अपना, जैसे कोरोना सिचुएशन में काफी सारा तो गवर्नमेंट की ओर से क्या हो चुका, सारा स्पेंड हो चुका। अब गवर्नमेंट ने उसको रेवेन्यू को कवर भी तो करना है ना। अब जितनी वैक्सीनेशन आपकी ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है, अब ये वैक्सीनेशन की कॉस्ट कहाँ से आई? ये सारी कॉस्ट तुम्हारे पेट्रोल डीजल एलपीजी इधर उधर से कहीं ना कहीं से क्या कर ली, सब कवर कर ली। तो होगी करती गवर्नमेंट। क्लियर, अब तो सबकी खत्म होगी, वही बात है ना। नहीं तो सर ऑल ओवर इंडिया मतलब एक वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलवाना, अल्टीमेटली लोगों ने पेड भी तो लगवाई हैं। पेड भी तो कितने को होंगे, बट मैक्सिमम पब्लिक को क्या लगी है सर, फ्री वाली लगी। मोस्टली सबने डबल डबल डोज जो लगवाई हैं या बूस्टर डोज या वट जो भी लगवाई हैं, कौन सी लगवाई है फ्री में? फ्री सर कौन दे रही है, सरकार ही दे रही है। सरकार आपसे खर्चा तो नहीं मांग सकती, क्योंकि आप तो डायरेक्टली क्या कहोगे कि एक तो इतनी बड़ी महामारी और देखो सरकार इतना भी नहीं कर सकती हमारा। सरकार डायरेक्टली मांगने की बजाय उन्होंने इनडायरेक्टली पेट्रोल डीजल के प्राइसेस या कहीं ना कहीं से एलपीजी महंगी कर कर और कर कर ये सारी कॉस्ट क्या कर ली, धीरे धीरे रिकवर कर ली। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। बट सरकार भी चलेगी कैसे? सरकार मंत्री क्या खुद अपने घर से पैसा लेके आएंगे क्या? जो कुछ भी करना है वो सब किसने कवर करना है, जनता से रिकवर करना। अब अल्टीमेट सरकार जितना पॉजिटिविटी के साथ चलेगी, पब्लिक के हाथ में भी पैसा बचेगा, सरकार के पास भी फंड्स बचेंगे। अब जब सरकार ही गलत है, सरकार ही पैसा खाने पे आ गई, तो अल्टीमेटली फिर जनता के ऊपर तो बर्डन बढ़ेगा बढ़ेगा ना, कि वो सारा पैसा किसमें जा रहा है, करप्शन में जा रहा है। ये सारी थिंग्स क्लियर। देन आफ्टर दैट रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस होने के बाद हमने क्या पॉइंट पढ़ा कि सर रेवेन्यू डेफिसिट अगर आप लोगों का ज्यादा होगा तो उसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों का क्या आता है, फिस्कल सॉरी कैपिटल रसीट्स आप लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर, एंड उस कैपिटल रसीट्स के चक्कर में आप लोगों का ऑल ओवर लाइबिलिटीज आप लोगों की क्या होती रहती हैं। देखो कैपिटल रसीट्स आना मतलब या तो तुम लोन लोगे या पुरानी सेविंग्स में से खाओगे या अपनी एसेट्स को क्या करोगे, सेल करो, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। क्लियर, देन हमने कंसीडर करा, मैं कहा सर चलो ये तो छोड़ो, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरा फिस्कल डेफिसिट कितना है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि मेरा मेन डेफिसिट कितना है। क्लियर, तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसके बराबर है सर, आपका बजटेड एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस आप लोगों की क्या है, बजटेड रिसीट्स, बट एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ते हुए, बोरिंग्स। मैंने लास्ट एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की थी, मैं कहा सर अगर आपने बोरिंग्स को यहाँ पे बीच में इंक्लूड कर लिया, बोरिंग करना कैपिटल रिसीट है। क्लियर, अगर बोरिंग्स को आपने किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, किसके अंदर इंक्लूड कर लिया, कैपिटल रिसीट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया, फिर तो डेफिसिट आपका सही नहीं आएगा। क्योंकि जितना डेफिसिट होता है एक्चुअली उतनी ही तो हम नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, बोरिंग्स करते हैं। जैसे लेट इट बी, छोटी सी एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी थी आपको कि हमने सर अपना घर बनाना स्टार्ट करा, मेरा बजट था 50 लाख, मेरे पास फंड्स अवेलेबल थे, और मेरा एक्सपेंडिचर भी मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था कि 50 लाख। और अपनी वही इंडियंस की आदत, एक बार तो बनना है, एक बार तो बनना है, करते 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 पार निकल गया। जिसके केस में आपका बजट कितने पे चला गया, मेरा चला गया सर 65। मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा जी पंगा तो ले बैठे, ना तो बैकआउट कर सके कि आधा घर बना के छोड़ दें, ठीक है ना, बैकआउट तो अब कर नहीं सकते हो, तो उस केस में क्या होगा। अब अल्टीमेटली मैंने सोचा कि डेफिसिट है कितना, डेफिसिट है कितना, तो अल्टीमेटली मैंने कहा सिर्फ 50 मेरे पास है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है आपका 65, तो अल्टीमेटली कितने कम पड़ रहे हैं, तो 15 की क्या कर ले, नेक्स्ट आगे बोरिंग्स कर ले, यही पॉइंट हो सकता है ना। तो वही फिस्कल डेफिसिट में सरकार ने भी क्या करा, अपनी बजटेड रिसीट्स के अंदर कैपिटल रिसीट्स में से एक्सक्लूडिंग वर्ड क्या बोल दिया, बोरिंग्स, कहता बोरिंग्स बीच में नहीं, क्योंकि अगर तूने बोरिंग्स बीच में इंक्लूड कर दी,
अगर तूने बोरोइंग्स बीच में इंक्लूड कर दी देन मैं एक्चुअल डेफिसिट तो कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर लेट इट बी जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये 65 वाली दी ना, मेरे पास जो 50 था ना, 45 मेरा था, 5 लाख का लोन मैंने ऑलरेडी ले रखा। सुन ध्यान से, 45 मेरा था, फिर एग्जांपल पे आ रहा हूं, 45 मेरा था और 5 मैंने लोन ले रखा था, जिसको मैं कितना बोल रहा था 50। क्या मेरी रसीट्स एक्चुअली 50 है तो सर 45 है। मैं जिस डेफिसिट को पता है कितना बता रहा था, जिस डेफिसिट को पहले बता रहा था 65 माइनस 50 कहता सर वेट अ मिनट, तुम्हारे 50 के अंदर तो बोरिंग्स भी तो इंक्लूडेड है, वो भी तो आपका डेफिसिट ही है। जो बोरिंग्स हैं वो कौन सा तुम्हारा अपना पैसा था, वो भी तो किसी से पकड़ के आपने लगाया। तो सर आप ये क्यों नहीं कहते कि आपका एक्चुअल डेफिसिट कितना है, 20 लाख रुपए। इसीलिए हम लोगों ने एक्सक्लूडिंग वर्ड क्या यूज किया, बोरिंग्स किया। देन लास्ट वर्ड जो इसी से नेक्स्ट आगे रिलेट करता आपके पास आया, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? प्राइमरी डेफिसिट के अंदर आप लोगों की जो वर्डिंग यूज हुई, हम लोगों ने प्राइमरी डेफिसिट के अंदर वर्ड क्या यूज किया कि सर कॉमन सी बात है, जितनी भी बोरिंग्स आप लोगों ने ले रखी होंगी वो कौन सा आपको फ्री में मिली होंगी, उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी तो पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर? अब इतना मुझे भी पता है कि जितना डेफिसिट आप लोग बोल रहे हो ना, जैसे सरकार ने हिसाब लगाया, फिस्कल डेफिसिट निकल कर आया कितना, 10,000 करोड़, कि अपना जी 10,000 करोड़ का क्या है डेफिसिट। मैं कहा इसमें से मुझे प्राइमरी बताना। कहता सर 10 प्राइमरी, ये तो फिस्कल है, ये फिर 10,000 तो क्या था, फिस्कल था, मुझे प्राइमरी बता इसमें से। मैं कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी? अरे इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दे, जो तुझे पड़ेंगी ही पड़ेंगी, जो तूने प्रीवियस बोरिंग्स ले रखी हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो फिक्स्ड है, इनकम हो या ना हो तुझे देना पड़ेगा पड़ेगा। जैसे बैंक का लोन, बैंक का जो लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है तो देना पड़ेगा पड़ेगा। उनको थोड़ी को मतलब है कि सर अल्टीमेटली आप पैसा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे, सेम सरकार के साथ है। पुरानी बोरिंग ऑलरेडी एडेड है मतलब। और वो हटा तो दी थी, मैंने क्या कहा, मैं क्या एक बात बताओ, तुमने क्या करा, ऊपर से बोरिंग्स तो एक्सक्लूड करवा दी, उसका जो इंटरेस्ट था वो कहां एक्सक्लूड करवाया, वो तो तेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलरेडी पड़ा ही पड़ा। सर ये तो फिर आपने गलत निकाला। मैं क्या तभी तो कह रहा हूं कि मुझे प्राइमरी प्राइमरी डेफिसिट निकाल के दे, कि अदर देन इंटरेस्ट को छोड़कर मुझे और कितना डेफिसिट पड़ रहा है, ताकि मैं ये तो समझ सकूं कि मेरा अगर 10,000 का घट है, 10,000 का मेरा लॉस है, 4,000 तो समझ में आ रहा है, 4,000 का लॉस तो समझ में आ रहा है कि ये ब्याज है, ये तो हजम हो गया। 6,000 का लॉस कहां पे हो रहा है, मेरे को तो मेन पॉइंट ये, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट, कि मैं तो सरकार होकर ये समझना चाहता हूं कि जो 10,000 करोड़ का आपने मुझे क्या बोला, लॉस बोला, मुझे 4,000 तो समझ में आ गया कि उसमें 4,000 तो क्या था, इंटरेस्ट था, ये तो देना ही देना है। मेरे को चिंता किस बात की है, 6,000 करोड़ की, कि ये डेफिसिट क्यों आ गया। अगर लेट इट बी मेरे पास बाकी सारा एक्सपेंडिचर मैनेज्ड होता, तो तेरी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के कारण ही क्या आ रहा होता, डेफिसिट आ रहा होता। मैं क्या सर डेफिसिट तो 10,000 करोड़ आ रहा है, जबकि इंटरेस्ट तो आपका सिर्फ कितना था, 4,000। मतलब तूने 6,000 करोड़ का घपला कुछ और करा, 6,000 करोड़ का कहीं ना कहीं हेरफेर कुछ और हुआ है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है या रेवेन्यू कम हुआ है, तेरे को मैनेज करना चाहिए। तभी तभी मैंने उस बजट डेफिसिट को 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया, उसको प्रॉपर वे से स्टडी करने के लिए। नहीं तो सर अपने आप में मीनिंगलेस है, आप बैठे जा रहे हैं कि हाँ बजट डेफिसिट है तो क्या करें सर। मतलब फिस्कल डेफिसिट में सिर्फ इंटरेस्ट ही होता है, वरना वो प्राइमरी बन जाता फिस्कल डेफिसिट में है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंक्लूडिंग होता है ये को, अगर वो और चालीस प्राइमरी के अंदर उसी फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हम क्या कर देते हैं, रिमूव, टू फाइंड आउट द डेफिसिट अदर देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़कर कि बाकी मेरा नुकसान कितना है। और अगर मान लीजिए मैंने कहा पी डी इज इक्वल्स टू जीरो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू जीरो, व्हाट इट मींस मतलब कि जो तेरा फिस्कल डेफिसिट है ना, वो सारा का सारा क्या है, इंटरेस्ट ही है। समझ गए ना, कि मतलब सर बाकी सब कुछ आपका मैनेज्ड है। कहता फिर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मुझे भी पता है कि मान लो यहाँ पे काम करूंगा तो 50,000 का रेंट तो आएगा ही आएगा, इतना तो लोन है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। बस ये बता दे इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना डेफिसिट,
कहता नहीं सर बाकी मैनेज, बाकी रसीट्स वगैरह आपकी सारी सही हैं। और फिर अब तो हमें पता ही है सर, इतना तो हमें भी पता है कि अपनी डेट ट्रैप के अंदर इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, ना चाहकर भी हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। समझ गए ना? पर ये बता दो बस, इंटरेस्ट के अलावा कोई और तो नहीं है, फिर तो हम थोड़ा ज्यादा कंसर्न हो जाएं। बट कल ही अगर इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण ही डेफिसिट आ रहा है, देन कोई दिक्कत। क्लियर? सो बेसिकली जो फॉर्मूलाज इसके मेन हैं, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि गवर्नमेंट बजट के अंदर आजकल ये एक न्यूमेरिकल सा डालने लग गए। उसमें क्या है, ये तेरे 5-6 वर्ड्स गिवन होते हैं, और वही कैलकुलेट द प्राइमरी डेफिसिट, कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट, वही फॉर्मूलाज आप लोगों ने वहां पे पुट अप करने। क्लियर? तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है गवर्नमेंट बजट, ये अकेला 6 मार्क्स की आप लोगों को क्या रखेगा, वेटेज रखेगा। एंड सेम जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, नोट्स जिसके मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, एंड बीओपी की भी रिटर्न नोट्स मेरी ओर से आपको मिलेंगे, ताकि सिलेबस आपका ऑन टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो। क्लियर? एंड फॉरेक्स एंड बीओपी, ये दोनों टॉपिक्स भी आप लोगों के कितने मार्क्स के हैं, 6 मार्क्स के हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, अच्छी बात है, तो सुनने वाला कॉन्सेप्ट है दोनों। क्लियर? याद रखिएगा नेक्स्ट आगे, ये टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद वन टाइम मैक्रो आप लोगों की कंप्लीट होती है। क्लियर? लेटेस्ट जो टेस्ट आप लोगों का होगा, दैट इज गवर्नमेंट बजट, जिसके ऊपर आज पूरा लेक्चर डिवोट किया, एंड फॉरेक्स एंड बीओपी जो बैक टू बैक अभी साथ के साथ होंगे। तो पहला टेस्ट आप लोगों का कौन सा होगा, गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स एंड बीओपी। क्लियर? टॉपिक्स तो एक ही टेस्ट है ये, गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स एंड बीओपी। क्लियर? 3 चैप्टर्स का एक टेस्ट होगा, एएसएडी के 3 चैप्टर्स का दोबारा एक और टेस्ट होगा। इसके बाद नेशनल इनकम ही करेंगे, क्योंकि मैं वो तब करवाऊंगा क्योंकि साथ का मैंने उसका टेस्ट भी लेना है, वो अभी नहीं करवा रहा। रिवीजन लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी पुराने उस बैच में से निकाल के करंट वाले बैच में अपडेट आपके कर दिए। 3 लेक्चर्स हैं, जिसने भी नेशनल इनकम रिवाइज करनी है सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं, तीनों में एक एक मेथड मैंने डिस्कस किया हुआ। क्लियर? तो विद न्यूमेरिकल्स, विद प्रैक्टिस ऑल्सो, अगर कंफर्टेबली उसको लगाओ, उल्टा ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। नहीं तो दोबारा तो मैं यहाँ पे करवाऊंगा ही करवाऊंगा, बट आफ्टर फॉरेक्स एंड बीओपी। क्लियर होगा? ईच एंड एवरी टॉपिक होगा। क्लियर? एंड वन बाय वन उसके क्या होंगे, टेस्ट भी होंगे। ऐसे ही 2 टेस्ट आपके कौन से होंगे सर, इंडियन इकोनॉमी के, उसके आपके टॉपिक्स हैं इंप्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, लास्ट वाले जो 2 आपके थे 8-10, चैप्टर 8 एंड 10, और एक उसके पीछे था आपका 6 एंड 7, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? ये 2 टॉपिक्स का ये टेस्ट है। तो मेरे ये 4 टेस्ट होंगे आप लोगों के साथ। तो वन बाय वन इन टॉपिक्स को अपना पढ़ना, रीड करना शुरू कर दीजिए। जैसे गवर्नमेंट बजट आज रिवीजन आप लोगों को करवाई, ऐसे ही फॉरेक्स एंड बीओपी कंप्लीट करवाने के बाद उसकी भी रिवीजन, बीओपी तो वैसे सारा मेरा पढ़ा ही है चैनल पे ऑलरेडी, उसके शॉर्ट वीडियोस में बनाए हुए हैं, वो लास्ट में अपलोडेड है, प्रीवियस वाला। क्लियर? बट लेटेस्ट वाला जो करेंगे वो जैन में करेंगे। क्लियर? सो दैट कि वो डाटा बेस्ड है थोड़ा सा, वो प्रैक्टिकल आप लोगों को थोड़ा याद भी रहे। अदरवाइज प्रीवियस बैच आपके पास है, उसमें जिसने भी अटेंड करना है फॉर द स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर, वो बड़े आराम से उसमें से कर सकता है। चेंज उसमें कुछ नहीं है, डाटा वही का वही, कंपैरेटिव स्टडी। इज दैट क्लियर? ओके जी।